नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ का आज 18वां पार्ट आपके पास लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे फटाफट। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों उपाध्यक्ष की बात करिए तो वो हमारे कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जी हमारे हो जाएंगे उपाध्यक्ष। और दोस्तों जो उपाध्यक्ष होते हैं हमारे, वो क्या होता है? कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा मिला होता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला होता है। ठीक है। और दोस्तों नीति आयोग की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष। उपाध्यक्ष तो देख लिया हमने, अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष दोस्तों इसके होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, देश के जो प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी करंट में जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है। और सीईओ कौन है इसके? सीईओ। नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो कौन है अभी हमारा? वो कौन है दोस्तों? वो जी हैं, क्या नाम है? अमिताभ कांत। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे अमिताभ कांत जी। क्या हैं? सीईओ हैं इसके। और क्या है अमिताभ कांत जी? और हमारे हैं ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, अमिताभ कांत जी। तो आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है रेलवे वगैरह में। और रेलवे का एग्ज़ाम दोस्तों अगले महीने से स्टार्ट होगा, ग्रुप डी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। टाइगर वुड्स संबंधित है। दोस्तों टाइगर वुड्स किसी आदमी का नाम है या किसी खेल में कुछ पॉइंट होते हैं उसका नाम होगा। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये आदमी का नाम है टाइगर वुड्स। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है हमारा? ये गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ। और भी देख लेते हैं जो ऑप्शन में हमारे। फुटबॉल में देख लेते हैं। तो फुटबॉल में दोस्तों लियोनेल मेसी कौन है? लियोनेल मेसी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ठीक है। और टेनिस की बात कर ले तो एक पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, अब दोबारा चालू हो गया 7th फेज का। तो रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो हमारे टेनिस से संबंधित है। ठीक है। और एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि शतरंज के मास्टरमाइंड के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो हमारे हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ये हमारे शतरंज के मास्टरमाइंड हैं। तो ये विश्वनाथन आनंद किससे? शतरंज से जुड़े हुए हैं। गोल्फ से हमारा टाइगर वुड्स, शतरंज से विश्वनाथन आनंद, टेनिस से रोजर फेडरर और फुटबॉल से लियोनेल मेसी। दोस्तों इसके नीचे मैंने चार्ट बना रखा है, वो देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और भी जो खिलाड़ी हैं जो किसी न किसी खेल से जुड़े हुए हैं, तो देख लीजिए। मैंने बताया था शतरंज से, क्या बताया था मैंने? विश्वनाथन आनंद जी का नाम लिया था, ये हमारे मेन है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और टेनिस से मैंने रोजर फेडरर का नाम बताया था आपको, तो इसमें देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये क्वेश्चन है कि ऑडी किस देश की कार निर्माता कंपनी है? तो दोस्तों ऑडी जो है हमारी, ये कहाँ की निर्माण कंपनी है? जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी की। और BMW भी कहाँ की है दोस्तों? BMW ये भी हमारी जर्मनी की है। ठीक है। और भी फैक्ट देख लेते हैं जर्मनी के बारे में जब बात हो गई है। तो दोस्तों जो पहला हमारे भारत में कारखाना लगाया गया था, इस्पात कारखाना, वो कहाँ लगाया गया था? वो जर्मनी की मदद से लगाया गया था, राउरकेला में। राउरकेला ये कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, जर्मनी की मदद से लगाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। और भी देख लेते हैं कुछ फैक्ट। और ये दोस्तों जो है ना, इसकी क्षमता कितनी है? 10 लाख टन की। मैं ये क्वेश्चन इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। इसमें देख लेते हैं दोस्तों इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से तो कोई अभी कंपनी लगाई नहीं गई, लेकिन और भी जो मुझे फैक्ट याद है मैं उसके बारे में बात कर लूँ। जापान, तो जापान की कंपनी जो है हमारी कौन है? सुजुकी। सुजुकी कहाँ की कंपनी है?
जापान की, जो बाइक वगैरह देखे होंगे अपने भारत में बहुत चलती है, ठीक है। सुजुकी जापान की कंपनी है। और भारत में और भी बात कर लें तो और भी हमारे जो है बड़े बड़े ये जो है इस्पात उद्योग हैं जो अलग अलग देशों के सहयोग से लगाए गए हैं। तो मैं बात कर लूँ रसिया की, यानी रूस भी बोलते हैं रशिया को, अब रूस नाम हो गया, पहले रशिया बोलते थे, ठीक है। भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई लोह कारखाना बोल लो, इस्पात कारखाना बोल लो, ठीक है। ये रसिया की मदद से लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी बड़े बड़े हैं ये, अगर इन कारखानों का अगर मैं आपको फ़ोटो दिखाऊं एक बार तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। और रसिया की मदद से एक और कारखाना लगाया गया था, वो कौन सा लगाया गया था दोस्तों? बोकारो स्टील कारखाना, बोकारो, ठीक है, बोकारो इस्पात। तो इसका मैं एक बार इमेज दिखा देना चाहता हूँ आप लोग को। तो इमेज देखिए, तो ये हमारा जो है ओडी भी जो है कहाँ की मैंने बताई थी आपको, ओडी, ओडी कहाँ की है हमारी? जर्मनी की है, ठीक है। और इसके बाद BMW की बात कर लें तो BMW का भी फ़ोटो देख लीजिए आप लोग, BMW कार भी हमारी जर्मनी की है। उसके बाद सुजुकी, ये मैंने बताया था आपको कहाँ की है, जापान की, ठीक है। और ये जो कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी राउरकेला की जो कंपनी है झारखंड में, जर्मनी के सहयोग से दोस्तों, इनका लगभग रेडियस देखा जाए तो 1 किलोमीटर का दायरा होता है। और इसके अलावा मैंने भिलाई का बताया था जो छत्तीसगढ़ दुर्ग में लगाया गया है। ये बहुत बड़े बड़े लोहे की कंपनियां होती है, इसमें मतलब लोहे के बड़े बड़े मशीनरी, बड़े बड़े मशीनों को भी बनाया जाता है इसमें, जैसे जेसीबी तो छोटी चीज़ हो गई, जो बड़े बड़े मशीन होते हैं ना उनके पार्ट भी यहीं बनते हैं, उन मशीनों को यहीं बनाया जाता है बल्कि, ठीक है, इतने बड़े बड़े होते हैं। और दोस्तों ये जो है ना भिलाई वाला ये जो कारखाना है, ये भिलाई का है, कहाँ भिलाई का है हमारा? छत्तीसगढ़ में। और ये रेल के कोच ज़्यादा या रेल के सामान ज़्यादा बनाता है, ठीक है। ये कारखाना रेल के सामान को ज़्यादा बनाता है, भिलाई दुर्ग वाला, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ये कहाँ का कारखाना है? ये बोकारो स्टील सिटी जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, बोकारो, झारखंड में। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अकबरनामा और N.A. अकबरी, आईने अकबरी बोलते हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है दोस्तों, तो अकबरनामा और आईने अकबरी ये हमारा अब्बुल फजल थे, इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अब अकबर की बात हो गई है तो अकबर के बारे में हम सारे फैक्ट को देख लेंगे। अकबर जो थे दोस्तों मुग़ल शासक थे और इनका कार्यकाल क्या था? ये अकबर जो थे इनका कार्यकाल क्या था? 1556 से 1605 तक थे, ये हमारे मुग़ल शासक की गद्दी पर बैठे हुए थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई नहीं, 1605 तक। आगे देखते हैं, तो इनके द्वारा जो भी मेन काम थे वो देख लेते हैं हम। इनके फादर का नाम क्या था? पिता कौन था इनके? वो हुमायूं थे, हुमायूं। ये दोस्तों एक कमज़ोर शासक के रूप में जाना जाता है हुमायूं, ठीक है। शेरशाह सूरी द्वारा पराजित किए गए शासक है। 39 और 40 का युद्ध, चौसा और कन्नौज के युद्ध में इनको हरा दिया गया था शेरशाह सूरी द्वारा, ठीक है। और अकबर की बात कर रहे हैं तो इन्होंने फतेहपुर सिकरी में जो आगरा में है उसका निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनवाया गया था। जजिया कर की समाप्ति किसने करी थी? जो दोस्तों हिंदुओं पे कर था उसकी समाप्ति कर दी थी, अकबर द्वारा समाप्त किया गया था वो, ठीक है। आगे फिर लगा दिया गया था औरंगजेब द्वारा, इन सब के द्वारा, ठीक है, लेकिन हटाया गया था। और इन्होंने दोस्तों मुख्य युद्ध भी लड़े थे, जैसे हमारा हो गया पानीपत का युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध, सेकंड ये किसके बीच में हुआ था? अकबर के संरक्षक थे बैरम खां और किसके बीच में हुआ था दोस्तों? आदिल शाह हेमू के बीच में, ठीक है। तो इसमें बैरम खां जीत गए थे हमारे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे। तो पहले की बात कर ले तो फर्स्ट युद्ध पानीपत का क्या हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, लोधी वर्सेस बाबर,
इसमें बाबर जीत गया था। 1526 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, लोधी को हराकर बाबर मुगल की नींव डाली गई थी दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, दिल्ली पर। उसके बाद सेकंड तो हमने देख लिया, ये अकबर के द्वारा। और थर्ड की बात करें, थर्ड पानीपत का युद्ध, तो ये किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली आया था दोस्तों भारत। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अब्दाली दोस्तों ये 1 लाख से ऊपर की सेना लेकर आया था भारत में। ये जहाँ से गुजरता था लोग थर थर कांपने लगते थे। ठीक है, तो 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। और दोस्तों जो अहमद शाह अब्दाली का सेनापति था ना, ये कुछ समय पहले भी इसके जो है जो वंशज के सेनापति थे ये भारत में आए थे जब हमारे भारत पर शाहजहाँ का शासनकाल था। मयूर सिंहासन लूट कर ले गए थे भारत से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, वो 56 से काल था, 1657 के करीबन का काल था, 1627 से 57 के। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और कुछ है? और तो कुछ नहीं है। इसके बाद इन्होंने एक हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, ये किसने लड़ा था? ये अकबर के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, 1576 में। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, या इसके जो भी और ऑप्शन रह गए थे हमारे इस क्वेश्चन में वो उसको भी देख लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी की बात हुई है। इस ऑप्शन में एक है हमारा जियाउद्दीन बर्नी। तो ये क्या थे दोस्तों? ये दोस्तों जो हमारा मोहम्मद तुगलक थे और फिरोज शाह तुगलक के समय के उनके शासनकाल में थे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? तारीख़ फिरोज शाही। एक बार मैं रफ कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या नीचे लिख दूँ? नीचे लिख देता हूँ, तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, इनने लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पिक्चर देख लीजिए इससे पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले। जैसे ये फतेहपुर सिकरी का हमारा पिक्चर है जो अकबर के द्वारा बनाया गया था। और भी देख लेते हैं, बुलंद दरवाज़ा का फ़ोटो देख लेते हैं। ये हमारा बुलंद दरवाज़ा है, अकबर के द्वारा बनाया गया। और ये दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, राणा सांगा। ठीक है, महाराणा प्रताप थे, राणा सांगा थे? राणा सांगा थे। महाराणा प्रताप तो दोस्तों वो हमारे 1191-92 में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शहनाई। शहनाई से जुड़े थे। और दोस्तों इसके लिए इनको क्या दिया गया था? पुरस्कार भी दिया गया था ना, 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था इसके लिए इन्हें। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और दोस्तों और बात कर लें इसके ऑप्शन में, तो सितार किसके द्वारा जो बजाया जाता था? रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर। इनको भी दोस्तों 3 सम्मान मिला था, ग्रैमी पुरस्कार मिला था 3 बार। ग्रैमी पुरस्कार से 3 बार सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये उस समय की बात है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों इसके उस समय जो था ना, हमारे भारत में सिविल सेवा की परीक्षा जो कराई नहीं जाती थी, उसके लिए हमारे बहुत सारे लगे हुए थे देश के क्रांतिकारी। तो जो पहले हमारे सिविल सेवा पास करने वाले व्यक्ति थे हमारे भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये एग्जाम में काफ़ी बार। और बंकिम चंद्र जी की बात कर लें तो इनने क्या करा था? राष्ट्रीय गीत लिखा था, राष्ट्रीय गीत। और दादा भाई नौरोजी,
दोस्तों दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये काफ़ी मतलब फेमस उस समय के लीडर थे। इन्होंने दोस्तों, इनको जो है ना किस किस नाम से जाना जाता है पहले तो ये देख लेते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी को बोला जाता है। वयोवृद्ध पुरुष पूछ लेता है कई बार। वयोवृद्ध पुरुष किसको बोला जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों इन्होंने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन किया था। पहला 1886 कहाँ किया था? कोलकाता में, ठीक है। और 1893 में किया था। कहाँ किया था? लाहौर में। और फिर से कोलकाता में 1906 में किया था इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, कोलकाता। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सीके नायडू जो है ना ट्रॉफी, ये हमारा क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं बैडमिंटन से। रंगा स्वामी कप, चड्डा कप, रंगा स्वामी कप, ठीक है। फुटबॉल से रोवर कप, डूरंड कप, रोवर डूरंड। तो आप लोग याद रखिएगा। मैं नीचे चार्ट देता हूँ, वो देख लीजिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। इसमें जैसे दोस्तों लिखा गया है गोल्फ के लिए कौन कौन सा जो है हमारा कप दिया जाता है? तो प्रिंस कप, राइडर कप, बकर कप। गोल्फ दोस्तों ये होता है कि एक स्ट्रोक मारने के लिए स्टिक की लंबी लकड़ी लेके काफ़ी दूर तक बॉल के पीछे जाना पड़ता था। इसके लिए गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, छोटी छोटी गाड़ियाँ, तो उस राइड करके जाना पड़ता है। तो इसीलिए राइडर कप हमारा इसी से रिलेटेड हो गया। और इसको प्रिंस टाइप के लोग खेलते हैं, इसीलिए प्रिंस कप भी गोल्फ से रिलेटेड है। और जो पब्लिक देखती है वो बक बक करती रहती है, इसलिए बकर कप भी, ठीक है। और रोइंग दोस्तों जो खेल है इसके लिए वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। ये दोस्तों पानी का खेल होता है, पानी में खेला जाता है। पोलो की बात कर ले तो दोस्तों इसके लिए एजरा कप दिया जाता है। भारतीय लोग इसको ज़रा भी पसंद नहीं करते, इसीलिए एजरा कप। याद रखने की ट्रिक है, बाकी आप लोग डायरेक्टली भी याद रख। वेट लिफ्टिंग के लिए कौन सा दिया जाता है? वर्धमान ट्रॉफी। और लॉन टेनिस के लिए डेविस कप। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। लॉन टेनिस के लिए डेविस कप दिया जाता है। बॉक्सिंग के लिए किंग्स कप। क्रिकेट के लिए दोस्तों ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। देवधर, दिलीप, एसएस, सीके नायडू, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सारे जो कप है ये क्रिकेट में दिए जाते हैं। हॉकी में दोस्तों मेजर ध्यानचंद, बेटन कप, रंगास्वामी कप, अंगाखा कप, इंदिरा गांधी कप। और फुटबॉल के लिए रोवर, संतोष, सुब्रतो, डूरंड, नेहरू गोल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारत में नदी मुख भूमि को निर्मित किए बिना सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है? दोस्तों जो नदी डेल्टा नहीं बनाती वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों हमारी? तो नर्मदा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये कोई डेल्टा नहीं बनाती दोस्तों। ये दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सीधा बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। गंगा हमारा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री उत्तराखंड, ठीक है। तो आप लोग याद रखें। महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये सिंधवा की पहाड़ी है हमारा छत्तीसगढ़ में, सिंधवा की पहाड़ी। और कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ से निकलती है। कावेरी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। तो एक बार मैप में दिखा देना चाहता हूँ इन सभी नदियों को मैं आपको। तो ये मैप हमारा स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो गंगा दोस्तों देखिए गंगोत्री से यहाँ से निकलता है, गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड में, ठीक है, गंगोत्री से। और बात करें तो मैं नर्मदा की बात कर रहा था, तो ये हमारा मध्य प्रदेश के यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है और ये सीधा बहती चली जाती है। दोस्तों नर्मदा और तापी ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो ना ये भ्रास घाटी में थे। भ्रास घाटी का मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पत्थर के सारे चट्टान थे, ठीक है, ये पत्थर के दुनिया भर के चट्टान थे। तो
कई बार भूकंप या किसी आपदा की वजह से ये चट्टान जो है ना, ये ब्लू जो शेडेड कर रहा हूँ, ये ज़मीन के नीचे धंस गए, तो ये एरिया गहराई में चला गया और ये पत्थर यहीं रह गए ऊपर। ये साइड वाले जो थे, जो लाल से शो कर रहा हूँ, ये ऊपर रह गए। तो अब पानी जो है ना, अब पानी इसके अंदर से बह रहा है, इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्रास घाटी में बहना, नर्मदा तापी। और नर्मदा तापी नदी है जो दोस्तों है ना, ये अकेली नदी है भारत की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी नदी की बात कर ले तो गोदावरी दोस्तों पारदीप की सबसे क्या है, बड़ी नदी। बड़ी नदी की पूछ ले, पारदीप यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो गोदावरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से निकलता है महाराष्ट्र से, ठीक है, और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कावेरी नदी दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, देखिए यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हमारा कर्नाटक में, यहाँ से निकलता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो हमने सारी नदियाँ देख ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोकटक झील दोस्तों मीठे पानी की झील है और ये मणिपुर में स्थित है। किबुल लामजाओ पार्क, ये दोस्तों पानी के ऊपर तैरता हुआ पार्क है, ये भी हमारा मणिपुर में है। अब बात कर ले केरल, तो केरल में कौन सा है दोस्तों? वेम्बांड झील। वेम्बांड झील कहाँ है? हमारा केरल में, ठीक है। मणिपुर में लोकटक। उत्तराखंड में कौन कौन से झील है दोस्तों? उत्तराखंड में नुकुचिया, नैनीताल, जितने भी ताल वाले झील होते हैं ना, ये सारे उत्तराखंड में। नुकुचिया ताल, नैनीताल, रूपकुंड। तो आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और क्या बात कर लें? राजस्थान, तो राजस्थान में राजसमंद झील है एक, राजसमंद झील, ये मीठे पानी की झील है राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। तो ये झील से रिलेटेड मैं मैप दे रहा हूँ आपको, इसमें देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों वुलर झील है मीठे पानी की, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और उत्तराखंड में देखेंगे तो भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल, सात ताल। ताल वाले सारे झील कहाँ हैं? हमारे उत्तराखंड में। ये ताल वाले सारे उत्तराखंड में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में नौकी झील, चंद्र झील, सूरज झील, सांभर, पुष्कर, ये सब राजस्थान में। पंचभद्रा हमारा राजस्थान में। तो आप लोग देख लीजिएगा सारा। और मणिपुर में दोस्तों मैंने बता ही दिया, लोकटक मीठे पानी की झील ये रहा हमारा लोकटक। तो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा इस मैप का, ठीक है। छोटा कर दूं? ये लो छोटा कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केरल में मैंने जो बताया था वेम्बांड झील ये रहा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो होता है हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च कमांडर। और दोस्तों जो सेना के अंदर सर्वोच्च कमांडर होता है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है हमारा, तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब राष्ट्रपति के बारे में बात हुई तो राष्ट्रपति के बारे में हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 52 से दिया गया है कि हमारे देश में राष्ट्रपति होंगे, इनके लिए क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होंगे, ये सबसे इनको ऊपर माना जाएगा। कार्यकाल 5 साल का होगा इनका। यह भारत के पहले नागरिक माने जाएंगे। यह भारत संविधान का जो है अभिन्न अंग होंगे, मतलब उनका अंग होंगे, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और दोस्तों ये भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। कभी इनको मतलब कि मैं अपना इस्तीफा दे दूँ तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे भारत के? राजेंद्र प्रसाद सिंह जी थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में 14वें जो हैं रामनाथ कोविंद जी है हमारे। इसके आगे भी देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में भी देख लेते हैं जब बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री के बारे में दोस्तों आर्टिकल 75 में दिया गया है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और प्रधानमंत्री जो है अध्यक्षता में मंत्री परिषद और राष्ट्रपति को सलाह देंगे, ठीक है। मंत्री परिषद और राष्ट्रपति को सलाह देंगे ये। और लोकसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त करने वाला जो होगा उसी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन द्वारा सदस्य हो सकता है,
किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति होंगे एक, ठीक है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होंगे, मतलब राज्यसभा के जितने हो उनके हेड भी कौन होता है, हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है और उनका जो वेतन मिलता है दोस्तों वो राज्यसभा के अध्यक्ष की मिलती है, उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती, ठीक है। राज्यसभा अध्यक्ष का वेतन मिलता है उनको। राष्ट्रपति के कार्यकाल में कोई पद रिक्त नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, अगर राष्ट्रपति अगर नहीं है, हमारा इस्तीफा दे चुके हैं, तो अभी वर्तमान में जो भी डिसीजन वगैरह या मतलब समझो पूरे राष्ट्रपति का ही काम कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे। वह सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकते। वो मतलब दोस्तों जो हमारे जितने भी सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा, उनके सदस्य नहीं होते हमारे उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति हमारे भारत के कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक है। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। अब एक ऑप्शन रह गया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले बता दिया था आपको। ये क्या होता है, CDS द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मचारियों का प्रमुख होता है, ठीक है। उनका हेड होता है, लेकिन रियलिटी में जो पूरा का सबका हेड होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। तो देख लीजिएगा आप लोग। और अभी करंट में कौन है, हमारा जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, वह क्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, तो हमारा कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से ही दोस्तों पौधे हमारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा लेते हैं उससे हरित वर्णक बनते हैं और उससे पौधे हमारा भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, समताप मंडल में ओजोन परत की वायुमंडलीय सांद्रता वृद्धि से प्रभावित होती है। वायुमंडल में दोस्तों जो ओजोन की जो है मात्रा प्रभावित कौन से गैस के कारण होती है, तो दोस्तों होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों होता है। ये दोस्तों गैस काफ़ी हानि पहुंचाता है हमारे ओजोन परत को। ये दोस्तों जीवों की जान भी बहुत जल्दी ले लेता है, इसलिए इसको मृत गैस भी बोला जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। CO2 आप लोग जानते हैं, कार्बन, SO2 सोडियम जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सेना दिवस हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और 8 जनवरी दोस्तों नहीं पता, लेकिन 8 मार्च का अगर मैं बता दूं आपको, तो ये हमारा होता है महिला दिवस। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बस मेरे साथ बने रहिए, आप लोग को इतनी चीज़ें पढ़ा दूंगा, इतनी चीज़ें कि एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओगे ना, तो GK GS में 60 से 70 क्वेश्चन आप सही करके आओगे 100 में से, ठीक है। अब देख लेते हैं, मायोपिया के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। मायोपिया होता क्या है हमारा दोस्तों, मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोस्त, ठीक है। तो इस बीमारी को दोस्तों मैं अभी समझा ही देता हूँ आपको क्लियरली। पहले इसमें दोस्तों देख लीजिए, ये नोट है, इस नोट में आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मायोपिया हमारा निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होता है, कहाँ की रोशनी चली जाती है, हाँ, दूर की रोशनी चली जाती है, ठीक है, पास की सही रहती है। तो मैं इसको आपको आँख के फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारा दोस्तों आई का फिगर आ चुका है। इसमें देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा लेंस है, ये लेंस है ये, और इस लेंस को जो है पक्षावी पेशियाँ होती है ना, ये छोटा बड़ा करने का काम करती है। तो दोस्तों जो हमारा मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है, उसमें दोस्तों जो ये आई बॉल है ना, इसका साइज बड़ा हो जाता है। ये साइज इतना बड़ा हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। मतलब ये सारा पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन, ये इस रेड वाली लाइन के ऊपर आ जाता है।
तो पहले जो हमारा इमेज बन रहा था, अगर मैं इमेज की बात करूँ, यहाँ से लेंस से जा रहा था तो इस हिस्से पर फोबिया पे हमारा क्या बन रहा था, इमेज बन रहा था, इसको फोबिया बोलते हैं। तो इमेज यहाँ बन रहा था। अब ये आई बॉल का साइज जो है दोस्तों बड़ा होकर रेड वाली लाइन बन गई है। तो इमेज अगर यहाँ बनता तो हमें ढंग से दिखाई देता, लेकिन इमेज वहीं बनेगा क्योंकि लेंस का साइज जो है नहीं बढ़ा, लेंस का साइज उतना ही रह गया। लेंस का साइज पक्षाभि पेशियों द्वारा उतना ही किया गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दूरी क्या हो गई, घट गई ना, घट गई, आई बॉल बड़े हो गए। तो इसी की वजह से दोस्तों लेंस को बड़ा होना चाहिए था, तो लेंस तो बड़ा नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेंस को बड़ा करना चाहिए था जब हमारे पीछे इमेज बनता, लेकिन लेंस छोटा ही रह गया। तो इस बिंदु को जो है आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं, ताकि फोकस दूरी जो है इमेज अब यहाँ ना बनकर यहाँ बनने लग जाए। ठीक है, लेंस का साइज बड़ा करते हैं हम लोग, ये बड़ा कर देते हैं ताकि इमेज का साइज यहाँ बनने लग जाए। ठीक है, यहाँ फोबिया के ऊपर रेड वाली लाइन पर बनने लग जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी के विपरीत बात कर लूँ मैं, तो दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है जैसे अगर ये हमारा लेंस था, इमेज यहाँ बन रहा था, हमारा इमेज इस हिस्से पर बन रहा था, फोबिया ये था। ठीक है, अब इमेज जो है ना, इसमें आई बॉल का साइज छोटा हो गया। मैं रेड लाइन से शो करता हूँ, आई बॉल का साइज छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया आई बॉल का साइज। तो ये लेंस छोटा होना चाहिए था ताकि इमेज कहाँ बने, इस लाइन पर यहाँ बननी चाहिए थी इमेज, रेड वाली लाइन पर इमेज तो पीछे बन रही है। तो इमेज को आगे बनाना है, तो इसके लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो दूरदृष्टि दोष के लिए क्या करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। तो आप लोग को आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इसमें आँख के इस पिक्चर में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, तो ये जो बाहरी परत दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये आँख की सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों। ठीक है, और ये जो पुतलियाँ होती है फैलने, और ये पक्षवाभी पेशियाँ जो होती है, ये हमारे लेंस को बड़ा छोटा करने में मदद करती है। और यहाँ फोबिया होता है, इस पर इमेज बनता है और इस इमेज को तंत्रिका द्वारा कन्वर्ट कर कर इधर से भेजा जाता है हमारे मस्तिष्क को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बच्चा बोल रहा सर डॉक्टर थे क्या, अरे नहीं, पढ़ाते पढ़ाते बन गए यार, डॉक्टर नहीं थे हम। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, कब, 24 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। और इस दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान बन रहा था। ठीक है, 1949 में बन गया था, मतलब लागू 26 जनवरी को बन गया था नवंबर में, और हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों ये फैक्ट हमारे नोटिंग में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ा ही देता हूँ मैं। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने साइन किया था इस पर। ठीक है, इसमें 389 कुल सदस्य थे। और दोस्तों पहली मांग जो थी हमारे संविधान सभा कब उठी थी, 1935 में। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और 1947 में 3 जून को माउंटबेटन योजना आ गई, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, पाकिस्तान अलग देश बना दिया गया। ठीक है, संविधान बनाने की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये क्वेश्चन आता रहता है। और 11 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को, उनको क्या बना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी। ठीक है, और BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया इनको। तो अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग
ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव की आयुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण कारक के कारण मलेरिया होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। विषाणु क्या होता है दोस्तों? ये बहुत छोटे होते हैं, पहले से ही मरे हुए एक ये होते हैं, ये जीव नहीं होते हैं, मतलब मरे हुए होते हैं, किसी भी जिंदा सेल्स के टच में आते हैं ये जिंदा हो जाते हैं और उसी को अपना शरीर बना लेते हैं, ठीक है। तो सारी सर्दी जुकाम ये सब HIV ये सब हमारी कौन सी है? जीवाणु से फैलती है, ठीक है। ये हमारा कोरोना वायरस भी क्या है दोस्तों? विषाणु से फैलता है, जीवाणु से नहीं, विषाणु से फैलते हैं सारे। जीवाणु से फैलने वाली बीमारियां दोस्तों नॉर्मल होती है। जीवाणु हमारे ज़्यादातर शरीर के लिए अच्छे ही होते हैं, हमारे भोजन को भी पचाने के लिए काम करते हैं, हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं, जैसे जीवाणु से होने वाली बीमारी टीबी है, एक टीबी बीमारी जीवाणु से होती है, बाकी छोटी मोटी बीमारियां होती है। और विषाणु को दोस्तों वायरस बोलते हैं, ये बहुत हानिकारक होते हैं हमारे लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिकतर समय तक रखा जाता है तो प्रक्रिया के कारण स्वाद और गंध में बदलाव होता है। कौन सी प्रक्रिया के कारण दोस्तों स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है? क्या हो जाता है उस भोजन में? वो दोस्तों बासी हो जाता है। हमारे देसी ठास भाषा में बासी नहीं बोलते क्या? बासी खाना। अरे यार सब मॉडर्न हो गया, कहते CBSE बोर्ड वाले बन रहे पूरे के पूरे, ठीक है। और अपघटन की बात कर ले। अपघटन क्या होता है? किसी चीज़ को खाकर पचा जाना, अपघटन। किण्वन क्या होता है दोस्तों? किण्वन पृथक्करण होता है किसी चीज़ का। और प्रतिस्थापन किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो इसका बिल्कुल डेफिनेट मीनिंग के लिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। अपघटन क्या होता है? किसी चीज़ को कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना। ये दोस्तों बायोलॉजी की भाषा है, मतलब वही पचाना ही होता है रियलिटी में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एंजाइमों की मदद से कार्बनिक पदार्थों को रासायनिक में परिवर्तित करना किण्वन होता है। मैंने बताया था अलग करने की विधि होती है किण्वन, ठीक है। और प्रतिस्थापन, ये तो नाम से दिख रहा है, प्रतिस्थापन किसी चीज़ को दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर देना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने भाग थे? दोस्तों भारतीय संविधान में पहले जो थे हमारे भाग, पहले 20 हुआ करते थे, अब 22 भाग है, ठीक है। 22 भाग है हमारे संविधान में। आर्टिकल की बात करें तो टोटल 395 आर्टिकल है। और अनुसूची की बात कर लें, अनुसूची, तो 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में, 12। दोस्तों अनुसूचियों के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। 360 स्टडी STUDY टाइप कर देना आप। 360 के बाद स्पेस नहीं लगाना है, मेरा चैनल शो कर जाएगा, लोगो आप लोग देख ही रहे हो मिडिल में। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं भारत के जितने भी हमारे भाग हैं, टोटल 22 भाग, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको और समझा भी देता हूँ ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए। पहला जैसे हमारा भाग 1 क्या कहता है? संघ और क्षेत्रफल होंगे। दोस्तों भारत जो भी है इसमें संघ और मतलब जो भी इसमें राज्य हैं, संघ है, उनका क्या होगा? कुछ एरिया जो होगा वो भारत का जो है वो एरिया भारत का ही रहेगा, ये कह रहा है। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक में ये सारी चीज़ें बताई गई है। और जब ये बन जाएगा, राज्य बन जाएंगे, भारत देश बन गया, तो उसमें अब कोई रहने के लिए भी तो चाहिए। तो भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 कहता है कि नागरिकता, यहाँ रहने वाले की नागरिक जो रहेंगे उनके लिए क्या शर्तें हैं? तो 5 से 11 के लिए, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में बताया गया है कि भारत की नागरिकता कैसे ली जा सकती है, जन्म से ली जा सकती है, या किसी देश से लोग कैसे आके ले सकते हैं, या यहाँ के लोग को कैसे है, इसकी डिटेल है। अब नागरिकता रहने लग जाएंगे तो भाई जो रहेंगे उनको कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे। तो मौलिक अधिकार को इसीलिए भाग 3 में रखा गया है। 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों 19 से 22 हमारा शोषण जो है स्वतंत्रता का है, 23 से 24 शोषण का है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों यहाँ जो भी काम हो हमारे मानवता के हित में हो, इसके लिए एक भाग 4 बनाया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ जो नागरिक रहेंगे दोस्तों, उसका कुछ खुद का क्या होना चाहिए? मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए।
तो भाग 4A में दिया गया है आर्टिकल 51A के तहत। भाग 5 में क्या कहता है, जो हमारे संघ, जितने भी हमारे राज्य हैं, संघ हैं, उनके बारे में डिटेल है कि उनके क्या नियम कानून होंगे। भाग 6 कहता है राज्यों के नियम कानून, जो राज्य हैं उनके नियम कानून क्या होंगे, 152 से 237 तक होंगे, ठीक है, आर्टिकल में। भाग 7 दोस्तों, ये आर्टिकल हमारा निकाल दिया गया है, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन जो है करके इसको हटा दिया गया था। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया, जिन पर केंद्र का राज्य चलेगा, उनके लिए क्या नियम कानून होगी। भाग 9 पंचायत जो बनाई गई है उनके लिए 243 से 243O तक में बताया गया है। और भाग 9A में नगर पालिका के बारे में बताया गया 243P से 243ZG तक। तो एग्ज़ाम में पूछा गया, काफ़ी बार क्वेश्चन है। और 9th B सरकारी समितियाँ 243H से 243ZT तक। और 10 ST/SC जाति के लिए है, तो यह आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं आगे 11वां क्या कहता है, राज्य और संघों के बीच संबंध होंगे, आर्टिकल कितने से कितने, 245 से 263। इसमें दोस्तों मेन मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चुनाव हमारा 324 से 329 तक है भाग 15 में। भाग 18 है दोस्तों, क्या है, आपातकाल से रिलेटेड है, 352 से 356। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल। और दोस्तों भागवा 20 जो है संविधान संशोधन है, 368 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया है, आवेश का SI इकाई क्या होता है, आवेश का। तो आवेश का दोस्तों हमारा क्या होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब। एम्पेयर की बात कर ले तो क्या होता है, एम्पेयर विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह हमारा क्या होता है, एम्पेयर का SI। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर वोल्ट होता है, ठीक है दोस्तों। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।